हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलसीडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिशनल मेथड्स। सो कॉम्पिटिशनल मेथड इज वन ऑफ द यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन योर थर्ड ईयर। बट सीएम की एक खास बात है। सीएम का जब भी पेपर होता है तो सीएम का फुल पेपर इज फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कभी भी सीएम के पेपर में फेल नहीं हो सकते। ये चीज है पहली चीज। और दूसरी चीज, सीएम का पूरा पेपर ही फॉर्मूला बेस्ड आता है, इसलिए अगर आपने पेपर में केवल फॉर्मूला लिखा है और उसके आगे के दो तीन स्टेप भी करे हुए हैं तो उसके नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लग रहा है और उसको स्टार्ट कैसे करना है। कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लग रहा है और वो कैसे स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम्हें ये दो चीज़ें पता है तो अगर उसके आगे के तुम तीन चार स्टेप भी करके आ रहे हो तो एग्जामिनर आराम से नंबर दे देता है तुम्हें सीएम में। अब बेसिकली बात आती है कि भैया इसमें क्या क्या करे, क्या क्या मेन चीज़ें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ अगर किसी को इधर इंपॉर्टेंट जानना हो। रूट निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। रूट निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो रूट निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं? बाइसेक्शन होता है, देन सीकेंट होता है, then we have Newton method and Newton Raphson method. Newton Raphson method, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक्स और कॉमन मेथड्स है रूट फाइंड करने की। इसमें से भी बाइसेक आपका मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें से भी बाइसेक्शन हो गया, सीकेंट हो गया और न्यूटन रैप्सन मेथड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो सीकेंट मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं यूनिट वन में बात करूँ कि इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, तो एरर। एरर एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, और रोल्स और मीन थ्योरम। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही है, वो है फिबोनाची सीरीज और गोल्डन सर्च मेथड। अब ये दोनों बहुत ट्रिकी टॉपिक टाइप है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। पर इसमें भी कुछ बेसिक सिंपल पहले के जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, अगर तुम्हें इनिशियल स्टेप्स आते हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम स्टार्ट कर सकें अपनी यूनिट सीएम की, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट यूनिट। सो अगर हम फर्स्ट यूनिट में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। सो व्हाट आर ट्रांसीडेंटल इक्वेशन? A transcendental equation is an equation into which transcendental functions such as logarithm, exponential, trigonometric and inverse trigonometric functions can be put in form of variables that have been solved for. तो जैसे ये तुम्हारा ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन हो गया, ये ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ऐसे इक्वेशंस को तुम नॉर्मल जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। सो इन ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए हमें चाहिए मेथड्स, और वही मेथड मैंने अभी पहले ही बताए थे, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन और सीकेंड मेथड। ये तीनों मेन टॉपिक है और तुम्हारे मेन तीन मेथड है जिससे तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो अब इसी को हम आगे देखते हैं। पहला मेथड जो आता है हमारे पास वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को बोल्जनो मेथड भी बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ये मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बाइसेक्शन का ही दूसरा नाम बोल्जनन मेथड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रूट निकालने के लिए हम दो चीज़ें चेक करते हैं, उसका पॉजिटिव, एक मिनट में रेड से लिख लेता हूँ, उसका पॉजिटिव और इसका साइज थोड़ा डिक्रीज करता हूँ। हाँ, एक उसका पॉजिटिव और एक उसका नेगेटिव। व्हाट डू आई मीन बाय उसका पॉजिटिव और नेगेटिव? जब हम एफ ऑफ ए में, जब हम एफ ऑफ
एक्स है जो आपका एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, उसमें एक्स में वैल्यू डालते हैं, तो वो कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव हो रही है और कौन सी वैल्यू पे वो नेगेटिव हो रही है, हम उसका एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा हमेशा। सो हमें क्या करना है बाइसेक्शन मेथड में, हमें इस रूट को नैरो डाउन करना है। समझो पहले हमारे पास पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में हमारे पास था 0.5 और नेगेटिव में हमारे पास -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट आइट्रेशन लेंगे या जब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको ये +1 ले लेते हैं, इसको 2.5 ले लेते हैं, जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसको और नैरो डाउन करेंगे, इसकी जगह यहाँ पे हम 1.5 कर देंगे और ये 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, नैरो डाउन। अब 1.5 से अगली नैरो डाउन पे जाएगा 1.25, फिर ये जाएगा 1.1। तो यहाँ पे आके जब रूट स्टेबल हो जाता है और हमें 4 डिजिट तक मिल जाते हैं, तो हम वो आइट्रेशन क्लोज कर देते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। समझो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसने हमें बोला है कि ये बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व कर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यूज पे। तो जब हमने जीरो वैल्यू पुट करी तो हमारे पास -9 आया नेगेटिव, फिर एफ ऑफ वन वन पुट करी -12, फिर हमने 2 पुट करी -9, फिर जब हमने 3 पुट करी तो हमें +6 मिल गया। अब +6 मिलने से क्या हो गया, +6 मिलने से हो गया, एक हमें नेगेटिव मिल गया, एक हमें पॉजिटिव मिल गया। सो हमें रिक्वायर्ड इंटरवल क्या है यहाँ पे, द रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर विच एफ एक्स हैज टू अपोजिट साइन वैल्यूज एट ए बी इज 0,3, क्योंकि यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे 3 थी, तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल हमने लिया है 0,3। सो इसके लिए द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन द गिवन टू इंटरवल्स। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब भैया इसको कैसे सॉल्व करना है, अब हमें पता है कि इस रूट के इक्वेशंस कहाँ लाई करेंगे, 2 और 3 के बीच में। तो x1 कैसे निकालना है, x1 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे, 2 + 3 ÷ 2, तो 2.5। अब भैया 2.5 का क्या करना है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हम उस लाइन पे, नंबर लाइन पे अगर 2 और 3 है तो हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे एवरेज लेके। अब ये 2.5 आया, अब हम 2.5 पे चेक करेंगे कि जब हम उसे फंक्शन में डालेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो ये नेगेटिव आ रही है तो <0 है। ठीक है, सो द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट इंटरवल इन विच द रूट ऑफ द इक्वेशन लाई, जिसमें ये इक्वेशन लाई करेंगे रूट के, वो है 2.5 +3, क्योंकि ये वाली साइड तो अभी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो रूट लाई कर रहे हैं और ये वाली साइड निगलेक्ट हो जाएगी। जब भी नेगेटिव आता है तो तुम्हारी लेफ्ट साइड निगलेक्ट होती है, जब भी पॉजिटिव आता है तो राइट साइड निगलेक्ट होती है। तो इधर नेगेटिव आया तो तुम्हारी लेफ्ट साइड निगलेक्ट हुई है। अब हमने 2.5 और 3 में एवरेज ली, तो हमारे पास आई 2.75। अब जब हमने 2.75 डाली तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सो इसका नेक्स्ट शॉर्टेस्ट इंटरवल क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड निगलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2.75 जब आया तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई तो राइट साइड निगलेक्ट हो गई, तो क्या बच गया 2.5 और 2.75। ठीक है, अब इनके बीच में करना है, अब 2.5 और 2.75 के बीच में एवरेज लो, 2.625। ठीक है, अब ये सेम हम करते रहेंगे करते रहेंगे, 4 से 5 इंटरवल तक हम ये सेम चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक जो हमारी वैल्यू है, जब तक क्या, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ना आने लग जाए। अब जैसे अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे, इसको फॉलो करते रहेंगे, इंटरवल निकालते रहेंगे, तो एट दी एंड हम क्या देखेंगे, जब हम इसकी लास्ट आइट्रेशन लेंगे तो वो आइट्रेशन बहुत ही क्लोज हो जाएगी। देयरफॉर द क्लोजेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज द 10th आइट्रेशन, क्योंकि 10th आइट्रेशन पे वो रूट बहुत क्लोज इन कर जाता है पिछले वाली वैल्यू से, जिसकी वजह से हम उस रूट को मान लेते हैं कि हाँ इसके यही रूट्स है। जैसे इसमें 2.707 था और इसमें 2.708 था, तो क्योंकि ये रूट्स दोनों बहुत पास है इसलिए हमने ये आइट्रेशन ले ली। तो जब भी दो रूट्स के आंसर बहुत क्लोज आ जाते हैं हम आइट्रेशन वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो अब पूछोगे भैया कितनी आइट्रेशन तक निकाले, तो हमेशा 3-4 आइट्रेशन तक तो निकालनी ही निकालनी है, चाहे तुम्हारा आंसर कैसा भी हो,
तीन चार आइट्रेशन तो हर एक की निकलेगी ही निकलेगी, तो तुम्हें तीन चार आइट्रेशन तक हमेशा निकालना ही निकालना। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का करके जाना, नीचे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पक्का करके जाना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि इसकी ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन के रूट्स निकालो बाइसेक्शन मेथड से। तो इसमें पहले जीरो पुट करके देखेंगे, हमारे पास एफ जीरो की वैल्यू आ गई, एफ वन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जीरो और वन की वैल्यू आ गई। अब पहले क्या करेंगे, जीरो वन की एवरेज ली 0.5, 0.5 को पुट करा, 0.5 की वैल्यू एफ एक्स पे डाली, तो हमारे पास आई -0.175। अब क्योंकि वैल्यू माइनस है, ये क्या बोला था मैंने, जब भी वैल्यू माइनस आएगी तो क्या करना पड़ेगा, जब भी वैल्यू हमारी माइनस आएगी तो हम क्या ले लेंगे, दूसरी साइड की वैल्यू ले लेंगे। तो अब इधर दूसरी साइड की वैल्यू क्या है, 0.5 और 1, हम जीरो को निग्लेक्ट कर देंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे तो 0.75 आएगा। अब सिमिलरली 0.75 पर डालेंगे तो 0.587। अब ये सेम प्रोसीजर आइट्रेशन रिपीट करते रहेंगे। अब तुम बोलोगे भैया तो ये सेम चीज़ें रिपीट होनी है, हाँ, तभी मैंने बोला था कि बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए और पहले तीन स्टेप। अब जब तुमने स्टार्टिंग में सब कुछ सही इनिशियलाइज कर दिया ना, अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें बस तीन से चार आइट्रेशन उसकी कंटिन्यूस निकालते रहनी है। कब तक भैया, कब तक निकालना है हम इसकी आइट्रेशन सेम की, कब तक उसका आंसर आता रहे, जब तक उसके आंसर नियर अबाउट क्लोज सिमिलर नहीं आने लग जाते। जैसे यहाँ पे इसका आया 0.567 और इसका भी आया 0.567, हैंस एक्स आफ्टर नाइन्थ आइट्रेशन इज इट्स रूट थ्रू बाइसेक्शन मेथड। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसके बाद ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड है, इसका प्रूफ भी आता है। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो एक बार तुम गो थ्रू कर सकते हो, नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आता नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस है क्या। तो इसके पहले दो स्टेप याद कर लेना कि कन्वर्जेंस आकर होते क्या है, और उसके बाद इसका ये फाइनल रिजल्ट हमेशा याद रखना। ये रिजल्ट कन्वर्जेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जो नेक्स्ट मेथड आता है वो न्यूटन रैप्सन मेथड। अब न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है भैया, तो पहले ये चीज़ याद रखना है, इसको ज्योमेट्रिकल इंटरपोलेशन भी कहते हैं और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन होती है सबसे मेन। तो इसमें क्या होता है, हम अलग अलग कर्व्स लेते हैं। अब कर्व्स और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, राइट। अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम टेंजेंट की इक्वेशन में लिखे, तो यहाँ पे इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जैसे यहाँ पे। अब इसमें हमने करना क्या है बेसिकली, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है एट पॉइंट एक्स, कि ये पॉइंट क्यू, सॉरी पॉइंट एक्स बोल दिया मैंने, पॉइंट क्यू पे हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, और जब वैल्यूज को हम पुट डाउन करेंगे, और यहाँ पे जाके अगर आप देखो तो सारे फॉर्मूलेज भी लिखे हुए हैं कि कौन से फॉर्मूले पे मैंने कौन सी वैल्यू पुट करी है। बेसिकली यहाँ पे जब उसको हम इक्वेट डाउन करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो कि मेरे पास न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला भी है। अब यही जनरल फॉर्मूला जो न्यूटन रैप्सन का बना है वो आता है ये। अब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कहीं भी न्यूटन रैप्सन अगर आपको दिख जाए, ये न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है। और कोई भी पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन, इट्स क्वाड्रेटिक। कोई भी पूछ दे क्या है न्यूटन रैप्सन का कन्वर्जेंस, तो इट्स क्वाड्रेटिक। अब न्यूटन रैप्सन सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन से समझ लेते हैं जल्दी से। टू फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, पहले हमने क्या करना है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढो एक्स के। तो क्लोजेस्ट टू जीरो, जीरो से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कब जाएगी, तो अलग अलग वैल्यू हिट एंड ट्रायल अगेन, वन पे पुट करी -7, -1 पे -3, 2 पे -3, 3 पे क्या गई 16, ठीक है। तो इस पे क्या हुई, एक्स नॉट जब 2 है तो एफ एक्स के वो सबसे क्लोजेस्ट है, राइट, वो तब आ रही है आपकी -3, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी सेम चीज को हमने वैल्यू डाउन और पुट कर देना है अपने बार पे। F1 पे क्या वैल्यू आई हमारी -7, F2 पे क्या आई -3, F3 पे क्या आई 16, और बीच में क्या है हमारा 0, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, एफ एन, ये हमें एफ एन गिवन था, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, एफ एन का डेरिवेटिव कर दो। एफ एन का डेरिवेटिव कर दिया भैया, इसके बाद अब उसकी वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, फॉर्मूले में। फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर दो। अब कैसे भैया, देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें लेट करना है कि एन जीरो है, एन क्या है, एन जीरो है, क्योंकि जब तुम एन को जीरो लेट करोगे
तो तुम्हारी वैल्यूज आसानी और इजीली निकल जाएगी। अब जैसे कि इधर मैं जब इधर की बात करूँ कि इधर जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स एन जब जीरो लोगे तो ये एन जीरो हो जाएगा इधर, और प्लस वन होगा तो वो एक्स वन बनेगा। अब एक्स वन पर जब तुम वैल्यूज डालोगे, अब तुमने एक्स नॉट क्या निकाला है, एक्स नॉट तुमने टू लिया है। टू क्यों लिया है तुमने यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट है। तो वही वैल्यू तुमने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे टू की वैल्यू तुमने वो पुट कर देनी है। अब उससे होगा क्या, तुम्हारी पहले एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी। मैं वापस समझा देता हूँ एक बार कि हमने करा क्या है। सबसे पहले जब भी न्यूटन रैप्सन आए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, उसको लिखो जो फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकाल लो उसका। उसके बाद क्या करना है, देखो कि x की कौन सी वैल्यू सबसे क्लोजेस्ट है जीरो के, और उसको अपना बना लो एक्स नॉट। तो इधर एक्स नॉट है टू। अब हमें x1 निकालना है। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे न्यूटन रैप्सन के, x1 जब भी आएगा तो उसमें हम x नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे टू, तो हमारे पास x1 आ गया। अब जब हमारे पास x1 आ गया तो हम क्या करेंगे, अगली आइटरेशन निकालो। पूरा गेम पहली यूनिट में आइटरेशंस का है। अगर तुम्हें आइटरेशंस निकालनी आ गई तो तुम्हें सीएन का कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। अब इसीलिए हमने n की वैल्यू जब वन निकाली तो x2 होगा, क्योंकि x n प्लस वन है। x n प्लस वन का क्या मतलब है, x2। अब x2 की वैल्यू जब तुम इधर पुट करने जाओगे तो x1 की वैल्यू मांगेगा। x1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी तो ये आ गई। सिमिलरली n इक्वल्स टू टू पे तो ये आई है। ऐसी सेम आइट्रेशन तुम कंटिन्यू करते रहोगे जब तक दो सिमिलर वैल्यू नहीं आ जाएगी ऐसे। So clearly for the values of n equals to 2 and 3 both x3 and x4 are equal, therefore x equals to this। तो ये उसके रूट निकल गए। अब इसमें एक ही ट्रिक क्वेश्चन होता है, कई बार आईपीयू में आ जाता है। इसको एक बार देख लो कि तुम्हें ये फंक्शन दे दिया, अब तुम कहोगे भैया ये तो कभी सॉल्व ही नहीं किया, कैसे कर दे। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस रूट को बस इधर उधर ले जाना है। कैसे ले जाना है, अगर हम इधर ले गए तो क्या बन गया, एक्स की पावर 5 और इक्वल्स टू 1/30। अब 30 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया ये। अब इसको इक्वेशन में लिख दो, एफ एक्स इक्वल्स टू 30 x की पावर 5 - 1। अब यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू कब आएगी, 0.5। तो 0.5 इसका क्या बन गया, क्लोजेस्ट टू जीरो। अब वही 0.5 क्लोजेस्ट टू जीरो की वैल्यू जब तुम उस फंक्शन में डालोगे तो एक एक करके सारी n इक्वल्स टू जीरो, n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू टू पे उसकी वैल्यूज निकल जाएगी, और जहाँ पे भी वो क्लोजेस्ट हिट कर जाए तो वो क्या बन गया, तुम्हारा रूट की वैल्यू बन गई। यही तुम एग्जांपल्स इसमें और भी देख सकते हो। अगर अब तुमसे कोई पूछे रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है न्यूटन रैप्सन की, तो तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट द डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूशन पॉइंट एंड इट एस्टिमेशन गोज टू जीरो बाय यूजिंग आइटरेटिव मेथड इज अप्रोक्सीमेट टू क्लोज टू द एग्जैक्ट रूट। ठीक है। और इसकी भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा न्यूटन की क्वाड्रेटिक होती है। और अगर कोई बोलने के लिए पूछ दे कि शो दैट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, तो ये वाली प्रूफ हमेशा याद कर लेना, ये थोड़ा रटने वाला ही प्रूफ है। न्यूटन का, न्यूटन्स मेथड का कन्वर्जेंस का प्रूफ रटने वाला है। एक बार देख लेना बस, उसमें फॉर्मूले में कुछ नहीं किया, ये दो इनिशियल कंडीशंस है। ये दो इनिशियल कंडीशंस याद कर लो और उसको बस इस फॉर्मूले में पुट करके एक्सपैंड कर दो टेलर सीरीज को। कुछ नहीं करना, मैं वापस बता देता हूँ। ये दो इनिशियल कंडीशंस है जो हमने लेट कर रखी है, इन दो इनिशियल कंडीशंस को तुम याद कर लो। और वो भी कुछ नहीं है, लेट एक्स के बी द kth iteration रूट एंड एग्जैक्ट रूट ऑफ अल्फा एंड द एरर इज एप्सिलॉन के। तो एरर हमने एप्सिलॉन के ले दिया और अल्फा उसके रूट्स ले लिया। तो एक्स एन का ये फॉर्मूला बनता है और एक्स एन प्लस वन का ये फॉर्मूला बनता है। तो सेम उसने उस जो जनरल फॉर्मूला है न्यूटन का उसमें पुट कर दिया और टेलर सीरीज को उसे एक्सपैंड कर दिया, और एंड में उसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई वो ये वाली मिल गई। सो अगर तुम बीच तक भी इसे सॉल्व करते हो तो टीचर तुम्हें नंबर दे देगा आराम से। अब जो अगली चीज़ आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ, वो है सीकेंड मेथड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सीकेंड मेथड का पहले तो फॉर्मूला देख लो, ये सीकेंड मेथड का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दूसरी बात ये आती है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें। तो सीधा आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। फंक्शन दे रखा है। अब सीकेंड मेथड जब भी देगा तो वो तुम्हें इंटरवल देगा। अब इसने जैसे इंटरवल दे रखा है 1,2, तो इधर एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 और एक्स वन की 2। अब एक्स नॉट की जब जीरो, एक्स नॉट पे जब वैल्यू है तो उसमें एफ वन क्या है 1, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है -1।
और जब x1 पे क्या वैल्यू दे रखी है हमें 2, तो जब हम 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास +1। वापस बता देता हूँ एक बार, जब x0 पे हमने 1 वैल्यू पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई -1, और जब f(x1) था, x1 पे हमें क्या मिल रखा है 2, तो जब हमने 2 पुट करी फंक्शन में वैल्यू तो हमारे पास आया +1। तो नाउ x0 इक्वल्स टू 1 और x1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इनकी जो फंक्शन की वैल्यूज आई है वो है -1 और +1। अब कुछ नहीं करना, सेम ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसमें हम पहले n लेंगे 1। क्यों n1 लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हम n1 लेंगे तो हमें सीधा x2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x1 की तो हमें पता ही है। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन हमने निकालनी है वो 2 की निकालनी है ना, तो इसलिए हम n1 लेंगे ताकि यहाँ पे जब 1 प्लस हो तो वो सीधा x2 बने। तो अब x2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू x0 हमें पता है, fx1 पता है, fx1 पता है, फिर f डैश x1 पता है, x1 पता है, सारी वैल्यूज पता है वो जो हमने ऊपर निकाली। बस वो वैल्यू को हमने पुट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर सेम हमने x इक्वल्स टू f और n इक्वल्स टू 2 निकालनी है, x3 आ जाएगा। x3 के वैल्यू को कंपेयर करो, फिर n इक्वल्स टू 3 में सेम वैल्यूज पुट करो, जो यहाँ का फाइनल आउटपुट है x3 का उसको x4 में डाल दो, सिमिलरली x5 x6, और एक पॉइंट पे तुम्हें मिल जाएगा कि वो दोनों वैल्यू कन्वर्ज कहाँ कर रही है, वो वैल्यू कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो तुम्हें पता चलेगा ये वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तुम्हारी 1.834। तो इसमें कौन सी चीज़ तुम्हें याद रखनी है सेकंड में, एक तो इसका फॉर्मूला, और उसके बाद इसमें हमें 2 इंटरवल दिए हुए होते हैं, उन 2 इंटरवल की तुम्हें वैल्यूज निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यूज? एक तो जो इंटरवल दे रखा है वो तुम्हारे x0 और x1 हो गए। उसके बाद जब तुम उन्हें फंक्शंस में डालोगे तो तुम्हें x0 और x1 की वैल्यूज मिल जाएगी उन फंक्शंस की। तो बस उसे वैल्यूज पे डालो और आइट्रेशन निकालते रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीकेंड का, एक बार इसे चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सीकेंड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम स्किप भी कर सकते हो, बस पता होना चाहिए। सेम मेथड है, एब्सोल्यूट, और हमने उसका एरर मार्क कर लिया, दो इक्वेशन बना ली, फॉर्मूले में डाल दो जो उसका फॉर्मूला है और उसे एक्सपेंड कर दो टेलर सीरीज से। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, बाइसेक्शन का कन्वर्जेंस पूछे, न्यूटन का पूछे, वो सीकेंड का पूछे, सेम वो दो इक्वेशंस ऊपर की याद कर लो और उसे फॉर्मूले में डाल के बस थोड़ा सॉल्व कर लो और तुम्हें तुम्हारा कन्वर्जेंस मिल जाएगा एंड का। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते इतने, तो तुम स्किप कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी, क्योंकि तुम्हें बस मेन मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए। अब आता है मेन टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ सबसे सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर हाँ इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का मैं तुम्हें एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। पहली चीज़ याद रखना, if the digit to be dropped if the digit to be dropped is smaller than 5 is smaller than 5, then everything remains everything remains unchanged. Why it remains unchanged? अब जो इसकी अगली चीज आती है कि वो ड्रॉप क्यों होगा, तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2.43415257, इसका हमें राउंडेड ऑफ करना है 2.4, तो इसका राउंडेड ऑफ होगा 2.4341। बस हम 4 डिजिट तक चेक करते हैं उसका राउंडेड ऑफ। सो अगर 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमारे पास 2 है जो लेस देन 5 है, तो पूरा का पूरा अनचेंज रहेगा और बाकी का आ जाएगा। अगर इस सेम एग्जाम्पल में एग्जाम्पल होता है हमारे पास 2 और अगर इसकी जगह हमारे पास एग्जाम्पल होता है 2.435478 ठीक है, अगर हम अब चेक करें 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 7 आ गया, 7 इज ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे +1 कर देंगे। +1 पे क्या होगा 2.434, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, जब भी वो ग्रेटर होगा। अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब इतना देख लिया हमने, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब इस पूरे केस में एक और एग्जांपल जब आएगा कि क्या होगा कि जब दोनों डिजिट इक्वल हो जाएंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया 15.28435 1,
अब यहाँ पे तो 5 आ गए तो बराबर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में क्या करो, प्रीसीडिंग डिजिट जो इससे पिछले वाला डिजिट है उसमें +1 कर दो, तो 15.2844, बस इससे वो सॉल्व हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 21.23465, if digit equals to 5 then the number remains unchanged। ठीक है, ये किसके केस में है, जब इवन नंबर होगा। तो बेसिकली जो तीन केस तुमने याद रखने हैं यहाँ पे, वो ये रहे तुम्हारे सामने। लेस देन 5 को जो मैंने अभी बता दिया, ग्रेटर देन 5 का अगर एग्जैक्टली 5 है तो इंक्रीज द nth डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड, अदरवाइज लीव इट अनचेंज। अगर nth डिजिट जो है वो ऑड है तो उसको इंक्रीज कर दो एक से यहाँ पे, और अगर nth डिजिट ऑड नहीं है तो उसको अनचेंज रहने दो, एज सिंपल एज दैट। एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है। इसके 4 फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। तुम्हें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला है और ट्रांजेक्शन एरर का क्या फॉर्मूला है। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें और कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें बस वो एक नंबर दे देगा, उस नंबर पे तुम्हें उसकी स्पेसिफिकेशंस निकालनी होगी। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे परसेंटेज एरर के सॉल्व करने के। बस वो जो 4 फॉर्मूला है वो 4 फॉर्मूला अच्छे से याद कर देना एरर हैंडलिंग के। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तुम्हें एक्स दे रखा है, दूसरा एक्स दे रखा है, उसके बाद तुमने एक्स डैश निकाल लिया, तुमने उससे डायरेक्ट एरर का फॉर्मूले को पुट कर दिया और तुम्हारे पास रिलेटिव एरर आ गया। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज जिनको नहीं पता, फिबोनाची सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें प्रीवियस जो एलिमेंट का सम तुम्हारा थर्ड एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे 1 1 का सम क्या होगा 2, अब 2 2 1 का सम क्या हो गया 3, ऐसे कर करके सबका सम होता है। जैसे ये यहाँ पे तुम्हें पूरी सीरीज दिख रही होगी 0 1 1 1 2 3 5 8, और ऐसे कंटिन्यू होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पहले दो एलिमेंट का सम होता है वो तीसरा एलिमेंट होता है। यहाँ पे 1 + 1 अब क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, 1 + 2 क्या होगा, वो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलती रहती है। अब फिबोनाची सर्च मेथड से हम कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये टॉपिक आता है। तो इसके एक बार स्टेप ध्यान से देख लो मेरे साथ कि क्या क्या है। पहले हम सबसे पहले एल नॉट फाइंड करते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें फाइंड करनी होती है हमने, एल नॉट, फिर फिबोनाची सीरीज का एफ एन, और उसके बाद ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद हम इसकी x1 और x2 कैलकुलेट करते हैं, ये दो फॉर्मूला उसके। एल नॉट का फॉर्मूला है b - a, ठीक है, जो इंटरवल दे रखा है। और आइट्रेशन निकालने के लिए, कैलकुलेट x1 और x2 निकालने के लिए दो फॉर्मूले है हमारे पास, a + L2 डैश और b - L2 स्टार, वही L2। अब उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम उसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन से उसे माइनस करेंगे और इनटू कर देंगे एल नॉट को। मेरे को पता है अभी तुम्हें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। समझो हमें ये फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अब इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है और हमें आइट्रेशन कितनी दे रखी है 10, तो एन क्या हो गया हमारा 10, इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 1। अब इधर 0 to 1 जब मैं पुट करूंगा तो 1 इसका क्या है अपर बाउंड और 0 क्या है इसका लोअर बाउंड, तो 1 - 0 तो क्या बच गया 1। तो एल नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1 हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने दिखाई थी L2 स्टार, ये L2 स्टार कैसे निकलता है, FN - 2। अब इधर तुम बोलोगे कि भैया -2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हम L2 की वैल्यू निकाल रहे हैं और n क्या है हमारे पास 10, तो ये क्या हो गया F8/F10 इंटू एल नॉट विच वॉज 1, राइट। अब L2 स्टार का क्या वैल्यू आएगी हमारे पास F8/F10। अब F8 क्या है भैया, F8 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, F8 की वैल्यू कहाँ से निकाले। F8 की वैल्यू हम सबको पता है, F8 की वैल्यू यहाँ पे जाके देख लो, F8 की वैल्यू है 34। सिमिलरली तुम निकाल भी सकते हो, पेपर में आ गया तो F8 की वैल्यू, तो वहाँ पे तुम 34 लिखो और इधर 89 और उसके बाद सॉल्व कर दो तो तुम्हारे पास L2 स्टार की वैल्यू आ गई। अब इस L2 स्टार की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें x1 निकालने के लिए a + L2 स्टार थी और x2 निकालने के लिए b - L2 स्टार थी, तो x1 और x2 की वैल्यू आ गई। सो इसलिए जब हम इन वैल्यू को डालेंगे तो ये दो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज आ जाएगी, राइट। अब इसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी अभी सॉल्व नहीं हो गया, यहाँ पे तो अभी तक तुम्हारा 30% सॉल्व हुआ है कि तुमने क्या करा। सबसे पहले वापस से एक बार दिखा देता हूँ, फंक्शन में अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करा तो तुम्हारे पास एल नॉट आ गया। उसके बाद जब तुमने फॉर्मूले में वैल्यू डाली, क्योंकि हमारे पास nth आइट्रेशन थी तो 10 हो गया यहाँ पे,
और 10 - 2 करा तुमने तो वो 8 हो गया, तो फिबोनाची 8 अपॉन फिबोनाची 10, वो तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई x1 और x2 के लिए। अब इसके बाद अगली चीज क्या याद रखनी है, हियर fx2 इज ग्रेटर देन fx1 फॉर मिनिमाइजेशन डिस्कार्डिंग द मैक्सिमाइज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे अगर हम देखें इधर हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमाइजेशन डिस्कार्डिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है रिजेक्टिंग, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्टिंग द इंटरवल x2, 1, तो हम x2, 1 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना। अब x3 निकालेंगे, x3 के लिए क्या है, L3 डैश। अब L3 डैश का क्या मतलब हो गया, 10 - 3, तो F7 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली तुमने इंटरवल निकाले, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद द वैल्यू ऑफ x3 विल बी द वन दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x1, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद fx की वैल्यू पुट करोगे तुम, तो तुम्हारे पास फंक्शन की ये दो वैल्यूज आ जाएगी, देयरफॉर fx3 इज ग्रेटर देन fx1। अब इधर हम क्या करेंगे, हम पहले को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग द इंटरवल 0, x3। बेसिकली तुम्हें इसमें क्या आना चाहिए, कौन से इंटरवल को हमें रिजेक्ट करना है और कौन से को एक्सेप्ट करना है। अब वो हम पता कैसे लगाए भैया, कौन से इंटरवल को रिजेक्ट करना है और कौन से इंटरवल को हम एक्सेप्ट करना है, वो तुम्हें पता चलेगा कि किस चीज़ को मिनिमाइज करना और किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। अगर तुम एक बार चेक करोगे कि किस चीज़ को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से एरिया को हमने रिजेक्ट करना है और कौन से को एक्सेप्ट करना है। ये सेम प्रोसेस तुम 5-6 इटरेशन तक करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, अंटिल x10 और x7 की वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्जेंस शो कर जाए। जहां पे कन्वर्जेंस शो हो गया वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वहां पे तुम्हें वो आगे नहीं करना। अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, ये तो एक क्वेश्चन था। तो बेसिकली फिबोनाची का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, फिर L2 डैश की वैल्यू, फिर उस वैल्यू को जब तुम पुट करोगे आगे x1 x2 पे, तो उसकी वैल्यूज आएगी, और उस x1 x2 को तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना है, और वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। तुम्हें लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखना है कि उसको अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तब क्या करना है, और कौन सा एरिया रिजेक्ट करना है, और मिनिमाइज करना है तब कौन सा एरिया रिजेक्ट करना है। तो यही कुछ बेसिक स्टेप है फिबोनाची सीरीज की। अब गोल्डन सर्च सेक्शन मेथड भी एक होता है। अब गोल्डन सेक्शन मेथड का सेम मेथड है जैसा फिबोनाची का था, बस इसका फॉर्मूला अलग है। तो बस एक ये फॉर्मूला याद कर देना गोल्डन सेक्शन का, जो यहाँ पे मैंने लिखवाया है, और गोल्डन रेशियो का आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.618, ये याद रखना, 1.618 आर की वैल्यू होती है। ये सेम मेथड हम यूज करेंगे और आर की वैल्यू डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करा है हमने, सेम इसको भी जब सॉल्व कर रहे हैं, एल नॉट निकाला, L2 निकाला, x1 x2 निकाला, फिर उसकी वैल्यूज पुट करी, और बस इधर एक डिफरेंस आ रहा है, जो हमने L2 का फॉर्मूला यूज करा है, इधर आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू हमें पता है 1.61 है। तो बस उतना डिफरेंस है गोल्डन सेक और फिबोनाची में, बाकी पूरा का पूरा सेम मेथड चलेगा अंटिल इट शोज कन्वर्जेंस। अंटिल इट शोज कन्वर्जेंस, तो वो साथ में चलते रहेगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीपर डिसेंट मेथड, कि स्टीपर डिसेंट मेथड काम कैसे करता है। सो इसका वर्किंग प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि वी स्टार्ट विद एन आर्बिट्रेटरी इनिशियल पॉइंट्स x1 कंसिडरिंग इट टू बी आइट्रेशन 1। तो आइट्रेशन 1 के लिए हम दो आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं फॉर टू वेरिएबल्स, और देन वी सर्च विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन का पूरा आइट्रेशन का सिंबल होता है। Sn जो होता है वो इस, जो तुम पूरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, डिफरेंशिएशन की इक्वेशन दिख रही है वो है। अब एग्जांपल इफ n इक्वल्स टू 1, तो उसकी ग्रेडियंट सिंबल, अभी तुमने EM में भी पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, कि ये ग्रेडियंट सिंबल होता है। सो ग्रेडियंट सिंबल को जब सॉल्व कर दो तो तुम्हारे पास ये वैल्यूज आती है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है भैया, टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्टेप लेंथ विच इज दिस L1 dash, for minimizing the function we find this,
function x1 plus l1 dash s1 and then differentiate this value with respect to l1 dash and put them value to 0 and find l1 dash. अब ऐसे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा इन मेथड्स को यूज कैसे करना है, हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, हमारे को ये फंक्शन दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमें x1 दे रखा है, x1 x2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर 0. तो ये हमारे 0 0 हो गए, क्या, आर्बिट्री. उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो मैट्रिक्स है ग्रेडियंट का है, तुम्हें याद रखना है इसकी वैल्यू जब तुम एफ एक्स में जाके देखोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी. और एट 0 0 क्योंकि हमें x1 x2 0 0 दे रखा है, ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और -1. तो हेंस s1 क्या आ गया तुम्हारा, -1 1. नाउ आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड l1 स्टार टू मिनिमाइज द फंक्शन. तो उसके लिए क्या करा, जो फॉर्मूला दे रखा था उस फॉर्मूले में बस वो वैल्यू पुट कर दिया हमने. अब उस पुट करने से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे आ गया फंक्शन 0 0 प्लस माइनस l1 स्टार और l1 स्टार. अब बोलोगे भैया इससे हो क्या रहा है, हमें बेसिकली अचीव क्या हो रहा है. तो इससे बेसिकली हमें अचीव ये हो रहा है कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई फंक्शन की, वो थी हमारे पास f माइनस l1 स्टार और l1 स्टार. अब भैया ये भी मैंने मान ली, पर इससे हमें और क्या मिला. अब तुम्हें कुछ नहीं करना, वो जो फंक्शन स्टार्टिंग में दे रखा था उसमें वैल्यू पुट कर दो l1 स्टार और l1 स्टार माइनस की. तो जब वो तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल ये वैल्यू आ जाएगी. और जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे l1 स्टार के रिस्पेक्ट में तो तुम्हारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाएगी जिसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास l1 स्टार 1 आ जाएगा. सो x2 क्या बन जाएगा तुम्हारा, x2 तुम्हारा बन जाएगा -1/1. तो अब तुम सेम ग्रेडियंट लोगे वापस एट -1, अब सेम टू f2 निकालोगे. और जब तुम देखोगे कि f2 इज नॉट इक्वल्स टू x1 तो वी हैव टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन. अगर ये इक्वल्स टू हो जाता, अब यहाँ पे कंडीशन कब रुकती है, अगर जब ये इक्वल टू हो जाता है तो वी डिसकंटिन्यू दिस फंक्शन और वे हम कहते हैं कि भाई ये मिनिमाइज हो गया. पर क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया x1 के, जो ये 0,0 आया है यहाँ पे, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. अब हम इसको कब तक कंटिन्यू रखेंगे, आइट्रेशन 3 4 5 जितनी भी आइट्रेशन निकले हमें निकालनी पड़ेगी until until we see that both the s1 and x1 are same. So at fifth iteration x1 and s1 both are same, so we can just stop our iteration with x1 equals to 0.014 and x2 equals to -0.04. तो इनकी वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे. तो तुम्हें बस स्टेप्स के मेथड याद रखने की कैसे वो सॉल्व हो रहा है. और अगर कोई तुमसे न्यूटन केवल सिर्फ पूछे कि केवल न्यूटन मेथड से कोई फंक्शन मिनिमाइज कर दो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके भी डायरेक्ट स्टेप है, तुम्हें हेसियन मैट्रिक्स बनाना चाहिए. ये हेसियन मैट्रिक्स का फॉर्म बॉक्स है, ये मैट्रिक्स याद करना पड़ेगा तुम्हें कि ये मैट्रिक्स कैसे बनता है. एक बार ये लिख लेना अपनी कॉपी में तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैट्रिक्स बनता कैसे है आखिरकार. अब इसमें भी क्या करना है, तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें इस वैल्यू पे डायरेक्ट पुट करनी है. हर एक डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट करोगे जब तुम्हें जो इनिशियल दे रखी है उसके साथ, तो तुम्हारा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं हेसियन मैट्रिक्स. अब स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो जब तुम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा तुम्हारा इनवर्स मैट्रिक्स राइट ओवर हियर. और इसको फाइंड कैसे करते हैं इसके लिए शॉर्ट नोट भी दे दिया है कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक. अब उसके क्या करना है, हमने उसका ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट लेना है. अब ग्रेडियंट लिया, अब ग्रेडियंट कितने पे लेना है, हमने 0,0 पे लेना है. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 और -1. अब क्या करेंगे हम, फाइंड द नेक्स्ट आइट्रेशन यूजिंग द फॉर्मूला. मैंने पहले ही बोला था सीएम का पूरा गेम ही तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है. अब इसमें भी फॉर्मूले पे जस्ट तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -1 और 3/2. और उसको भी जब तुम फर्दर आइट्रेशन पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाएगा. क्या है वो जनरल फार्मूला, अगर हम उस जनरल फार्मूले को देखें एक बार, ये वो जनरल फार्मूला बन जाएगा फॉर आई और n+1 आइट्रेशन टर्म पे. तो अगर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हारे पास न्यूटन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, पर ये बहुत कम आता है तो तुम छोड़ भी सकते हो. नील्डरमोल्ड नहीं आता,
उसके बाद नोटेशन टू बी इन्वॉल्व ये सब नहीं आता है। और इसके बाद जो एक आखिरी पार्ट जो जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं या विच इज़ अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है तुम्हारा रोल्स थ्योरम और मीन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, वो बोलती है 3 पॉइंट दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो रोल्स थ्योरम है। क्या लिखोगे तुम, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड इफ एक्स एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन और एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो व्हाट वी विल से इट्स अ रोल्स थ्योरम एंड इट सेटिस्फाई ऑल इट्स कंडीशन। और इसको अगर जनरलाइज फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा तो इसका डिफरेंशिएबल जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तो इसका अगर हम फॉर्मूले वाइज जाए तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंशन बनता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद कर लेना ऊपर रोल्स और मीन्स की, उस पर तो बस थ्योरी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब हमें प्रूफ करना है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए पहली तो जब तुम वैल्यू पुट करते हो तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सो हैंस बोथ इट्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल क्यों है, एक्स स्क्वायर तुमने पढ़ा होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूटी के फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो उससे। अब इसको हम और कैसे प्रूव कर सकते हैं, एफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी से जब हम इसे करेंगे तो जीरो आना चाहिए। अब डी अपॉन डी बाई सी, एफ सी इक्वल्स टू जीरो। सो इधर एफ सी पे क्या है, सी स्क्वायर, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स की जगह हमने बस सी चेंज कर दिया, तो क्या बना, टू सी इक्वल्स टू जीरो, तो सी इक्वल्स टू जीरो। तो सी क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है विद इन द रेंज ऑफ -1 to 1 ओपन इंटरवल, हेंस इट वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। सो ऐसे करके तुम रोल्स थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। अब इस पूरी यूनिट पे भैया हम क्या करके जाए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो सारे बाइस मेथड करके चले जाओ, बाइसेक्शन, सीकेंट और रैप्सन मेथड, ये करके जाना ही जाना है। उसके बाद जो अगली चीज़ दिमाग में रखनी है और हमेशा करके जानी ही जानी है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा, एरर्स। एक हो गया तुम्हारा एरर्स और फिबोनाची, फिबोनाची और गोल्डन, ये दोनों के मेथड सेम है, बस फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस है। अगर तुम केवल इतना करके चले जाओगे, मैं कह रहा हूँ बाइसेक्शन, सीकेंट, रैप्सन, एरर, फिबोनाची, गोल्डन, तो यूनिट वन जो तुम्हारे 15 से 20 नंबर की आएगी, उसमें तुम्हारे 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से मेन क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पेपर में, और यही टॉपिक्स केवल इंपॉर्टेंट है। तो बस तुम्हें इनके फॉर्मूले याद करने, तुम्हें क्या याद करने हैं, इसके फॉर्मूले याद करो और इसके पहले 2-3 स्टेप देख लो कि पहले 2-3 स्टेप का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि उसके बाद आइट्रेशन सेम प्रोसीजर से निकलती है। अगर तुमने पहले 2 स्टेप ठीक कर दे तो तुम सारी की सारी इनपुट आउटपुट आराम से निकाल सकते हो कि जितने भी उसके आइट्रेशन होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। तो बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है हर एक मेथड का, और बाकी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो भी है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।